गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका के बारे में अध्ययन करेंगे। कार्यपालिका जैसा कि नाम से ही पता है, ये सरकार का कार्यांग होता है और व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी इसी की होती है। अभी तक हमने संसदीय एवं अध्यक्षीय कार्यपालिका का अध्ययन किया है। ब्रिटेन में संसदीय कार्यपालिका है, जैसा कि आप जानते हैं, और इसके अंदर दोहरी कार्यपालिका होती है। एक तो नाम मात्र की संसदात्मक शासन की विशेषता होती है कि इसमें दोहरी कार्यपालिका होती है। एक तो नाम मात्र की, दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। इसके प्रधान अलग अलग होते हैं तथा कार्यांग और विधानांग का समन्वय होता है। ये दोनों जुड़े रहते हैं। अमेरिका में जो है अध्यक्षात्मक कार्यपालिका है। अध्यक्षीय कार्यपालिका में मुख्यतः एक ही कार्यपालक होता है तथा सिद्धांत में शक्तियों का पृथक्करण होता है। व्यवस्थापिका की शक्ति एक अलग अंग के अंदर होती है, कार्यपालिका की शक्ति अलग होती है। लेकिन किंतु व्यवहार में जो है नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को अपनाकर शासन तंत्र को सुचारू रूप से संचालित किया जाता है। असंसदात्मक और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका के अतिरिक्त एक तीसरे प्रकार की कार्यपालिका भी होती है, जिसमें कार्यपालिका शक्ति एक व्यक्ति विशेष में निहित न होकर एक संपूर्ण सभा में समाहित होती है। उसके समस्त सदस्य संयुक्त रूप से कार्यांग के कार्य संपादित करते हैं। सिद्धांत की दृष्टि से यह समिति विधायिका का ही एक भाग होती है। वस्तुतः कार्यपालिका का इसमें पृथक अस्तित्व होता ही नहीं है। यदि कोई राज्याध्यक्ष होता भी है तो केवल नाम मात्र का। यह पद्धति संसदीय और अध्यक्षीय प्रणालियों से भी प्राचीन है। इसी कारण इसे रूढ़िवादी, बहुल तथा कॉलेजियल कार्यपालिका आदि विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। वर्तमान में स्विट्जरलैंड ऐसी बहुल कार्यपालिका व कॉलेजियल कार्यपालिकाएं हैं। स्विट्जरलैंड में ये पाई जाती हैं। स्विट्जरलैंड की जो बहुल कार्यपालिका को संघीय परिषद के नाम से पुकारा जाता है। इसकी अद्भुत विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए लॉर्ड ब्राइस ने लिखा है, किसी अन्य देश में कार्यपालिका शक्ति एक व्यक्ति के स्थान पर एक परिषद में निहित नहीं की गई। किसी भी स्वतंत्र देश की कार्यपालिका को दलगत राजनीति से इतनी दूर नहीं रखा गया जितना कि स्विट्जरलैंड की संघीय परिषद को। यह परिषद ब्रिटिश मंत्रिमंडल की तरह मंत्री परिषद नहीं है, क्योंकि यह विधानमंडल का नेतृत्व नहीं करती और न उसके द्वारा अपदस्थ की जा सकती है। साथ ही यह अमेरिका तथा उसका अनुसरण करने वाले अन्य अध्यक्षीय शासनों के समान विधानमंडल से स्वतंत्र भी नहीं है। यद्यपि इसमें दोनों पद्धतियों के लक्षणों का समावेश है, परंतु दलगत स्वभाव से वंचित रहने के कारण ये दोनों से ही पूर्णतः भिन्न है। ये दल के बाहर रहती है। इसका निर्वाचन दलीय कार्यक्रम के क्रियान्वयनीकरण हेतु नहीं होता। यह दलीय नीति का निर्धारण नहीं करती, परंतु इतने पर भी दल का कुछ न कुछ रंग अवश्य चढ़ा होता है। अब हम देखते हैं इसकी जो रचना है वो किस प्रकार से होती है। तो स्विस संघीय परिषद स्विस कार्यपालिका है। संघीय परिषद के सदस्यों की संख्या 7 है। इनका चुनाव संघीय सभा के दोनों सदन एक संयुक्त बैठक में करते हैं। संघीय परिषद के सदस्यों का चुनाव 4 वर्षों के लिए होता है। इसे इस अवधि से पूर्व नहीं हटाया जा सकता। यदि 4 वर्षों से पूर्व कोई स्थान रिक्त होता है तो उसको संघीय सभा अपने अगले अधिवेशन में शेष अवधि के लिए किसी नए व्यक्ति का चुनाव करके भर देती है। सभी दलों को इसमें प्रतिनिधित्व दिया जाता है। वहाँ इस प्रकार की परंपरा है कि संघीय परिषद के 7 सदस्यों में प्राय सभी दलों के प्रतिनिधि आ जाते हैं और ऐसा नहीं होता कि सब सदस्य एक ही दल के हो जाएं। संघीय परिषद में अधिक से अधिक कैंटनों को प्रतिनिधित्व देने के लिए यह निश्चित किया गया है। इसमें एक कैंटन से एक से अधिक सदस्य निर्वाचित नहीं होगा। निर्वाचन विधि के संबंध में एक प्रतिबंध कानून द्वारा आरोपित किया गया है कि रक्त संबंध तथा वैवाहिक संबंध के आधार पर
निकटतम संबंधी परिषद के सदस्य नहीं बन सकते। कदाचित ऐसा प्रावधान इस कारण किया गया कि परिषद में भाई भतीजावाद के बीज उत्पन्न न हो जाएं और उसे निहित स्वार्थों अथवा गुटबंदी से दूर रखा जाए। इसी प्रकार स्विट्जरलैंड में यह परंपरा है कि दोनों विशालतम जो राज्य हैं, ज्यूरिख और बर्न जो कैंटन है, इनसे सदैव ही परिषद में एक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। अतः ये दोनों कैंटन एक प्रकार से परिषद के स्थायी सदस्य हैं। शेष 5 स्थानों पर अन्य कैंटनों के प्रतिनिधि बारी बारी से चुने जाते हैं। रेपर्ड के अनुसार इन प्रथाओं ने फेडरल काउंसिल में प्रादेशिक प्रतिनिधित्व से संबंधित स्थायी तथा अस्थायी सदस्यों की पेचीदा और कठिन समस्या का अच्छा हल निकाला है। तो रचना संबंधी इसकी जो महत्वपूर्ण बातें हमने देखी कि सभी दलों को इसमें प्रतिनिधित्व दिया जाता है। एक कैंटन से एक से अधिक प्रतिनिधि नहीं आएगा। साथ ही एक ही रक्त संबंधी और वैवाहिक संबंधों में बंधे हुए व्यक्ति इसके प्रतिनिधि नहीं बन सकते। और जो ये 2 बड़े राज्य हैं, बड़े कैंटन हैं, ज्यूरिख और बर्न, इनसे जो है प्रतिनिधित्व अवश्य आता है। इसका मतलब ये दोनों ही इसके स्थायी सदस्य हैं। अब हम देखते हैं योग्यताएं। परिषद का सदस्य चुने जाने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रीय परिषद का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, संघीय परिषद का सदस्य चुना जा सकता है। व्यवहार में वे ही व्यक्ति संघीय परिषद के सदस्य चुने जाते हैं जो संघीय सभा के सदस्य हैं। संघीय परिषद के सदस्य चुने जाने के बाद उन्हें संघीय सभा की सदस्यता छोड़नी पड़ती है। संघीय परिषद का कोई भी सदस्य किसी अन्य लाभकारी पद पर नहीं होना चाहिए और संघीय परिषद चुने जाने के लिए प्रत्याशी को विनम्र तथा सेवाभावी होना चाहिए। तो इस प्रकार से इसकी ये योग्यताएं हैं। अब हम देखते हैं संघीय परिषद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। वेतन यदि हम देखें तो संघीय परिषद के प्रत्येक सदस्य को 80,000 फ्रैंक वार्षिक वेतन तथा परिषद के अध्यक्ष को 90,000 फ्रैंक वेतन मिलता है। यदि कोई व्यक्ति 10 वर्ष तक परिषद का सदस्य रह चुका हो तो उसे 55 वर्ष की आयु में पेंशन दे दी जाती है। यह पेंशन वेतन का 40 से 60% तक होती है। संघीय परिषद के सदस्यों का यह वेतन अन्य देशों के मंत्रियों से बहुत कम है। अब हम देखते हैं संघीय परिषद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। तो संघीय परिषद के सदस्यों में से एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष होता है। प्रतिवर्ष इनका निर्वाचन जो है परिषद स्वयं करती है। दोनों ही पदों पर व्यक्ति दोबारा चुना जा सकता है, पर उसका चुनाव लगातार 2 बार नहीं हो सकता। अब ये परंपरा बन गई है वहाँ पर कि परिषद का सबसे वरिष्ठ सदस्य अध्यक्ष बनता है और ये परंपरा भी बन गई कि इस वर्ष का उपाध्यक्ष अगले वर्ष अध्यक्ष निर्वाचित किया जा सकता है। संघीय परिषद के अध्यक्ष को ही स्विस राष्ट्रपति कहकर संबोधित किया जाता है। सुविधा स्तर व अधिकार की दृष्टि से अध्यक्ष के पद का कोई विशेष महत्व नहीं है। परिषद का अध्यक्ष उन 7 व्यक्तियों में से ही होता है जो सब दृष्टियों में समान शक्तिशाली होते हैं। अध्यक्ष पद के अधिकार का कोई विशिष्ट महत्व नहीं है, इसलिए वहाँ व्यवस्था यह है कि अध्यक्ष पद बारी बारी से परिषद के सब सदस्यों को प्राप्त होता है। परिषद के अन्य सदस्यों के निर्णयों को बदलने का उसे कोई अधिकार नहीं होता। उसका वास्तविक कार्य केवल इतना ही है कि वे संघीय परिषद की बैठकों की अध्यक्षता न करे, संघ राज्य का प्रतिनिधित्व करे, देश विदेश में औपचारिक कार्यों का संपादन करे, परिषद के कार्यों का निरीक्षण एवं संचालन करे और ग्रंथि पड़ जाने पर निर्णायक मत देने का कार्य करे। स्विस संघीय परिषद के जो अध्यक्ष हो विधेयक पर निषेधाधिकार प्राप्त नहीं है, मतलब वो वीटो का अधिकार उसको प्राप्त नहीं है, तथा परिषद के अन्य सदस्यों की तरह वह एक प्रशासकीय विभाग का अध्यक्ष रहता है। उसके कोई विशेषाधिकार नहीं होते। वह केवल औपचारिक अवसरों पर नाम मात्र का राज्याध्यक्ष होता है। उसे बिना महत्व का राष्ट्रपति भी कहा जाता है। इसी प्रकार से अध्यक्ष का वेतन भी अन्य सदस्यों के समान होता है, केवल उसे 10,000 फ्रैंक अतिरिक्त भत्ता मिलता है। वह एक सामान्य से मकान में रहता है तथा उसे केवल एक नौकर रखने का अधिकार है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें
तो अध्यक्ष और उपाध्यक्षों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता, उसको केवल 10,000 फ्रैंक अतिरिक्त भत्ता मिलता है। अगला है संघीय परिषद के विभागों का वितरण। तो संघीय परिषद के 7 विभाग होते हैं: वैदेशिक मामले, न्याय और पुलिस, गृह सेना, वित्त, उद्योग व कृषि, और डाक तथा रेलवे। प्रत्येक सदस्य एक विभाग का अध्यक्ष होता है। आरंभ में वैदेशिक विभाग परिषद के अध्यक्ष के पास होता है, परंतु यह पद्धति बदल गई क्योंकि अध्यक्ष के बदलने से प्रतिवर्ष यह विभाग भी अलग अलग व्यक्तियों के पास चला जाता था। अब इस विभाग को भी किसी भी सदस्य के पास निरंतर कई वर्षों तक बना रहने दिया जाता है। तो इस प्रकार से इसके 7 विभाग होते हैं और इसमें यह व्यवस्था है कि एक व्यक्ति एक विभाग का अध्यक्ष होगा, दूसरा व्यक्ति उपाध्यक्ष। जो उपाध्यक्ष होगा वो किसी अन्य विभाग का अध्यक्ष बनता है। तो इस प्रकार से औपचारिक रूप से विभागों का वितरण संघीय परिषद द्वारा ही किया जाता है, परंतु व्यवहार में निर्वाचन के समय ही ये बात स्पष्ट हो जाती है कि किसके पास कौन सा विभाग रहेगा। विभागों का वितरण जो है राजनीतिक दलबंदी के आधार पर नहीं वरन प्रशासनिक कार्यकुशलता के आधार पर होता है। परिषद का प्रत्येक सदस्य अपने विभाग के अध्यक्ष होने के अतिरिक्त अन्य किसी विभाग का उपाध्यक्ष भी होता है, जो उस विभागाध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्य करता है। इससे इनमें टीम स्पिरिट आती है और ये टीम भावना से काम करते हैं। अगला है इसके अंदर बैठकें। तो संघीय परिषद की जो बैठकें होती हैं वो नियमित रूप से बैठकें होती हैं इसकी। इन बैठकों में परिषद का अध्यक्ष ही सभापतित्व करता है। इसकी जो गणपूर्ति है वो 4 है, लेकिन सदस्य अनुपस्थित कम ही रहते हैं। यदि कोई सदस्य एब्सेंट रहता है तो उसे उसका रिटर्न में कारण या उसका रीज़न बताना पड़ता है। परिषद की सहायता के लिए सचिवालय है। सचिवालय का प्रधान जो है चांसलर होता है। धन्यवाद।